समस्त ज्ञान ऊर्जाओं का वंदन। आज विचार करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग पर, रिपोर्ट लेखन पर। रिपोर्ट लेखन में क्या क्या सन्निहित होता है, कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं इसको लिखने के, इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, इन सब पर हम विचार करेंगे। प्रारंभ करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। शोध की दुनिया अपने आप में परिश्रम और लगन के विविध आयामों को अपने आप में समेटकर विशिष्ट कहानी का सृजन करती है। यह बताती है कि समस्त परिकल्पना, उद्देश्य, विश्लेषण, संश्लेषण, गणनाएं किसी शीर्षक के इर्द गिर्द क्यों परिभ्रमण कर रही थी और ज्ञान के समुद्र मंथन से क्या प्राप्त हुआ है, जो आने वाले कल के भविष्य को संवारने का कार्य करेगा, उसे दिशा निर्देशन देने का कार्य करेगा। और इसी कार्य को संपादित करना ही कहलाता है रिपोर्ट लेखन। एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका मतलब है कि यदि किसी अच्छे कार्य को देखने वाला कोई नहीं है तो ऐसे कार्य का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उपलब्धि किसी के संज्ञान में नहीं आ रही तो वो महत्वहीन है। शोध रिपोर्ट या रिपोर्ट लेखन या रिपोर्ट लेखक का यह दायित्व है कि वह किए गए कार्य की महत्ता को प्रतिपादित करे और सबके संज्ञान में लाए। खास करके उनके संज्ञान में लाना आवश्यक है जिनके लिए वह शोध कार्य किया गया है, क्योंकि आप शीर्षक का निर्धारण कर रहे हैं, आप इसकी आवश्यकता क्यों है इस बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उसके कौन कौन सी हाइपोथेसिस है उनको बना रहे हैं, आप उसके उद्देश्य का निर्धारण कर रहे हैं। इसके बाद फिर आप फाइनली सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी इसमें टूल लगाया जाए। और फिर इन सारी क्रियाओं को करने के बाद, इतनी मेहनतों करने के बाद, डाटा कलेक्शन के बाद, विश्लेषण संश्लेषण के बाद जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इस निष्कर्ष को अगर हम लेकर के बैठ जाएंगे अपने पास, तो उसका मतलब क्या है। जिन लोगों के लिए वो किया गया है उनके बीच पहुंचना तो चाहिए, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने उस कार्य का प्रकाशन कराएं, अपने उस कार्य की रिपोर्ट लिखें और रिपोर्ट लिखकर सबके बीच पहुंचाएं, जिससे कि वह सबके संज्ञान में आ जाए। रिपोर्ट लेखन शोध कार्य के अंतिम चरण के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह विशिष्ट कौशल के द्वारा संपादित होता है। हर आदमी इसको नहीं लिख सकता, इसके लिए भी कौशल की आवश्यकता है और इसमें विशेष सावधानी की भी अपेक्षा रहती है। इसीलिए इस उद्देश्य पूर्ति हेतु विशेषज्ञों की राय व निर्देशन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका उद्देश्य शोध के लाभ को उन तक पहुंचाना है जिनके लिए किया गया है। शब्द और लेखन का ढंग भी ऐसा होना चाहिए जो कि बोधग्राह्य हो, बहुत अधिक जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद सीधे सीधे बिना किसी चीज में वक्त जाए किए हुए आते हैं रिपोर्ट लेखन के विविध चरण पर, वेरियस स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इसमें सबसे पहला है सिंथेटिकल लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द होल, मतलब समग्र का संश्लेषणात्मक तार्किक विश्लेषण। हमने जो कुछ भी कार्य किया वह टू द पॉइंट होना चाहिए और जो भी बातें आए वो लॉजिकल हों। अगर हमारे रिपोर्ट लेखन में अनावश्यक शब्द, अनावश्यक घेराबंदी, अनावश्यक वाक्यांश आते हैं तो उसकी गरिमा गिर जाती है। इसलिए समग्र का संश्लेषणात्मक तार्किक विश्लेषण होना चाहिए। और जो हमने इसका शीर्षक रखा है सिंथेटिक लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द होल, यह अपने आप में सिद्ध होना चाहिए कि वो पूरे की समग्र का विश्लेषण है, समग्र का संश्लेषण है, समग्र का सार है। और अगर यह उसमें होगा तो ये स्टेप उसको गरिमामय बनाएगा। दूसरी बात, अंतिम परिणति की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर द फाइनल आउटकम। हम तैयारी करते हैं और तैयारी में हम उसके सारे स्टेप्स, सारे चैप्टर्स
सबका सार निकालने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि कहाँ पर किस तरह का शब्द गुम्फन हो, कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था हो, जिससे कि उससे निकलने वाले समस्त सार को उस जिसको लाभ पहुंचाना है उसके गले का कंठहार बनाया जा सके। इसलिए अंतिम परिणति की तैयारी कैसे होगी, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, इस सब पर हम पूरी तरह से गहन तरीके से विचार करते हैं और इसमें अपने साथियों की मदद लेते हैं, विशेषज्ञों की मदद लेते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाए। ये ध्यान रखें कि मदद तो हम सबकी लेंगे, सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे मन की, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं और उसके माध्यम से ही विश्लेषण संभव होगा। अगली बात, इसके बाद फिर हम करते हैं रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्टिंग करते हैं, कच्चा मसौदा तैयार करते हैं कि हमने इसमें ये रखना है, इतना रखना है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि इसे कितने शब्दों तक सीमित किया जाए, कितने पेजेस तक सीमित किया जाए। इसलिए एक हम रफ ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और रफ ड्राफ्टिंग में अक्सर होता यह है कि उसके पेज बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसका मैटर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तब फिर हमें काटना पड़ता है, उसमें संशोधन करना पड़ता है और इसके बाद कहीं जाकर के उसका प्रारूप निकल करके आता है। लेकिन अगर हम कच्चा मसौदा नहीं रखेंगे, अगर हम रफ ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा। सीधे सीधे अगर हम लिखेंगे तो काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, करेक्शन एंड रीराइटिंग, शुद्धिकरण और पुनः लेखन। अब उस पूरे को पढ़ जाना है, जो हमने कच्चा लिखा है उसको पूरे को पढ़ लिया, उसमें कहाँ कहाँ मार्क लगाना है, कहाँ क्या क्या शुद्धि होनी है, कहाँ पर शब्द बदला जाना है, और ये सब करने के बाद में फिर हम इसे पुनः लिख लेते हैं। जब हम उसे करेक्शन के बाद में दोबारा से लिखते हैं तब काफ़ी कुछ हमारा परिमार्जित हो चुका होता है और फिर उसमें गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसके बाद के पॉइंट के रूप में जो लिया है प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये संदर्भ ग्रंथ की जो सूची है वो देना आवश्यक है। वो देना दो तरह से आवश्यक है। एक तो उस तरह से विषय पर अगर कोई और कार्य करेगा तो वो उतने ग्रंथों को तो वहां से समाहित कर लेगा और कुछ और जोड़ेगा, और यही तो है उद्देश्य शोध का कि उसका संरक्षण किया जाए और अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाए, जिससे कि वह पुनः संरक्षण करे, उसमें परिमार्जन करे, फिर वो अगली पीढ़ी को सौंप दे। तो इस तरह से बिब्लियोग्राफी का देना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, इससे बचा नहीं जा सकता। एक बात और का ध्यान देने की कि बिब्लियोग्राफी में लिखते कैसे हैं। बिब्लियोग्राफी में लिखने के लिए जैसे मान लीजिए मेरा नाम है डॉक्टर SBN श्रीवास्तव, तो SBN श्रीवास्तव में श्रीवास्तव पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कॉमा लगा करके SBN लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी मेरी किताब का नाम होगा उसे हम इटैलिक रूप से लिखेंगे और उसके बाद जिस ईयर में यह प्रकाशित हुई होगी उस ईयर को लिखा जाएगा और उसके बाद फिर PP यानी किस पृष्ठ से लिया गया है उस पृष्ठ का अंकन किया जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी में हम ये इतना हो देते हुए जब चलेंगे तो निश्चित रूप से वह अधिक प्रभावी बन पड़ेगी। और इसके बाद है अंतिम परिमार्जित रिपोर्ट लेखन, फाइनल रिवाइज्ड रिपोर्ट राइटिंग। तो फाइनल रिवाइज्ड रिपोर्ट राइटिंग आप समझिए, अब हम अपनी पूरी मेहनत का सार देने जा रहे हैं, इसलिए अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गलती ना हो। इसके लिए हम क्रॉस चेक करा सकते हैं अपने साथियों से, अपने गुरुओं से, अपने विशेषज्ञों से कि हमने फाइनली ये लिखा है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है या कुछ और संशोधन तो नहीं किया जाना है। यह सब करने के बाद वह फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। तो आप देखिए इसके स्टेप थे सिंथेटिक लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द होल, यानी कि पूरे की हमने यहाँ पर तार्किक विश्लेषण किया हुआ था, और दूसरी बात थी प्रिपरेशन फॉर द फाइनल आउटकम। हमने उसकी तैयारी करी कि इसमें क्या क्या समाहित करेंगे, कितने पेज तक कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर रफ ड्राफ्टिंग की। रफ ड्राफ्टिंग में हमने लगभग पूरे लेख को, पूरी रिपोर्ट को लिख ही लिया, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ये काफ़ी बड़ी हो गई है, इसमें काफ़ी परिमार्जन की आवश्यकता है और इसको कहाँ से काट छांट हो इस सब पर विचार करने की आवश्यकता है। फिर आगे करेक्शन एंड रीराइटिंग, उसका फिर हमने करेक्शन किया, उसकी गलतियों का निवारण किया, उसमें जो टाइप की त्रुटि थी उनको भी निवारण किया, और फिर हमने उस पर मार्क लगाए कि अब इस तरह से सही आएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि हम बिब्लियोग्राफी भी तैयार करेंगे और बिब्लियोग्राफी के बाद फिर फाइनल रिवाइज्ड रिपोर्ट राइटिंग, जो अंतिम रूप से दी जानी है, जो रिपोर्ट लिखनी है, वह फिर अस्तित्व में आएगी। अब इसके बाद हम विचार करते हैं कि रिपोर्ट लेखन हेतु रिपोर्ट लेखक के आवश्यक गुण क्या हों।
जो उसे लिख रहा है उसमें कम से कम कौन से गुण रखने चाहिए। एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए रिपोर्ट राइटर फॉर रिपोर्ट राइटिंग। आप समझिए, बहुत सारे लोग इसको अनावश्यक मानते हैं, लेकिन अगर इन गुणों को समाहित करने वाला व्यक्तित्व होगा, ऐसा रिसर्चर होगा, ऐसा शोध कार्यकर्ता होगा, तो निश्चित रूप से रिपोर्ट अपने आप प्रभावी बन पड़ेगी और वो बहुत सारे रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर सकेगा। शोधकर्ता या रिपोर्ट लेखक इतनी ठोकरें शोध कार्य के दौरान खा चुका होता है कि इस हेतु आवश्यक गुण उसमें अपने आप विकसित हो जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जिन गुणों का होना गरिमायुक्त है या आवश्यक है, उनको एक क्रम देने का प्रयास करता हूँ। और उसमें सबसे पहली बात है सम्यक स्वनियंत्रक, प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप समझिए कि जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी के उकसाने से अगर हम उसके अनुसार कार्य करने लगे, इसका मतलब हमने अपना रिमोट उसको दे दिया, और अगर हमने उसके हिसाब से कार्य नहीं किया, इसका मतलब हमारा रिमोट हमारे पास है। तो हमें अपना रिमोट अपने पास ही रखना है। हमें उद्देश्य का ध्यान रखना है कि हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, इसमें कहीं किसी भी तरह की किसी बदलाव की आशंका नहीं है, क्योंकि हमने जो शोध कार्य किया है उसी के आधार पर तो रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत आवश्यक है, और दूसरे के उकसावे में या अनावश्यक रूप से हमको जोड़ घटा नहीं सकते। जो कुछ हमारे रिसर्च का परिणाम है उसके आधार पर ही हम रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। अगली बात, त्वरित निर्णय क्षमता, क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी असावधानी पूरी व्यवस्था को चौपट कर देगी, और जिस हेतु हमने पूरा कार्य किया है, कई वर्ष लगाए हैं, वो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, और हम ये निर्णय करें कि हाँ, यह चीज शामिल की जा सकती है, यह नहीं की जा सकती। कोई अगर हमें विशेषज्ञ भी परामर्श दे रहा है तो उसकी हम सुन लें, लेकिन फिर हम अपनी करें, क्योंकि वही आवश्यक है। अगली बात, सम्यक कौशल विकास, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट। धीरे धीरे हमें जो प्रॉपर स्किल का डेवलपमेंट होता है, और उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, बार बार लिखने की आवश्यकता होती है, इतने स्टेप से गुजरने की आवश्यकता होती है, तो यह सब बहुत आवश्यक है। और धीरे धीरे हमें कौशल विकास होगा। बिना कौशल विकास के इसको लिखा नहीं जा सकता। हम ये भी सोचते हैं कि हम क्या लिखें, हम ये भी सोचते हैं कि सामने वाले का स्तर क्या है और किस स्तर का लिखा जाना चाहिए। हमने जो कुछ भी निकाला है उसको इस तरह से कैसे बनाया जाता है कि वो बोधग्राह्य हो जाए, और इसलिए सम्यक कौशल विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है, और ये गुण होना ही चाहिए एक शोधकर्ता में, एक रिपोर्ट राइटर में। अगली बात, तथ्यों के प्रति तटस्थ, नेचुरल ऑफ फैक्ट्स। हमें वाइड नहीं होना चाहिए। जो भी निकल करके आ रहा है, मान लीजिए हमने हाइपोथेसिस कुछ बनाई, फिर डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर हमने उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस निकलने के बाद में हमारी वो हाइपोथेसिस फेल हो गई। अगर फेल हो गई तो हम उसे साफ साफ लिखें कि यह फेल हो गई है और इसके पीछे कॉज ये है। हमें उसमें अपना बायस या पक्षपात पर नहीं डालना है, जो कुछ निकल करके आ रहा है वही बताना है। और इस तरह से जब हम तटस्थ रहेंगे, जब हम निष्पक्ष रहेंगे, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी कि हाँ, कुछ हाइपोथेसिस फेल भी हुई हैं, कुछ हाइपोथेसिस पास भी हुई हैं, और पूरा जो कुछ किया गया आपकी रिसर्च का जो रिपोर्ट राइटिंग होगी वो खुद बोलेगी कि हाँ, यह सत्यवादी है, यह रिलायबल है, ये वैलिड है। और अगली बात, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? शोध मूल्यांकन में सक्षम, कैपेबल ऑफ रिसर्च एवेल्यूएशन, अपना वो रिसर्च का एवेल्यूएशन कर सके। वहां पर जो वाइवा होता है पीएचडी के दौरान, वो इतना गहन नहीं हो पाता जितना उसने रिसर्चर ने वर्क किया होता है, क्योंकि उसे एक एक कदम की जानकारी होती है, उसने दिन रात लगाया होता है, सोते वक्त भी उसको उसी के सपने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे अच्छा मूल्यांकन है वो रिसर्चर स्वयं कर सकता है, लेकिन उसे सारे मानदंड पता हो, उसे पता हो आइटम एनालिसिस क्या होती है, उसे पता हो कि जो टूल्स वो इस्तेमाल करने जा रहा है वो समसामयिक है। ऐसा नहीं कि 2025 में करने जा रहा है और वो टूल है 1940 का, क्योंकि समय बदलने के साथ स्थितियां बदलती हैं और सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हमारा टूल भी समसामयिक होना चाहिए। तो शोध मूल्यांकन में दक्षता का होना ये एक आवश्यक गुण है। अगली बात, सम्यक प्रबंधकीय गुण, प्रॉपर मैनेजरियल स्किल्स, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से सही ढंग से करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि ये क्रम किस तरह से होगा।
आप समझिए जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, मान लीजिए रोटी बनानी है। रोटी बनानी है तो क्या होगा, सबसे पहले किसान अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करेगा, गेहूं आएगा घर पर सुखाया जाएगा और इसके बाद फिर वो चक्की से पीस करके आएगा, फिर उसे छाना जाएगा, उसमें पानी मिलाया जाएगा, उसे गूंथा जाएगा, उसकी लोई तैयार की जाएंगी। एक तरफ हम गैस स्टोव जलाएंगे, उसके ऊपर फिर तवा रखेंगे और उसे बेल करके बना करके उसके ऊपर डालेंगे। पकाने का ये एक क्रम होगा और उसको फिर फुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा एक फ्लो है। इसमें से अगर हम कोई भी एक स्टेप गायब कर दें तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने आटे में पानी नहीं मिलाया तो क्या रोटी बन जाएगी? अगर हमने उसको लोई नहीं काटी तो क्या रोटी बन जाएगी? अगर हमने उसको बेला नहीं तो क्या रोटी बन जाएगी? अगर हमने गैस नहीं जलाई तो क्या रोटी बन जाएगी? मतलब यह है कि कोई भी एक स्टेप हम गायब नहीं कर सकते। और जब हमें ऐसे प्रॉपर मैनेजरियल स्किल्स होंगे तो इस शोध प्रबंध की रिपोर्ट राइटिंग की कोई भी चीज हमसे छूटेगी नहीं और वो एक क्रमबद्ध लय में रहेगी और उसकी वह प्रस्तुति बहुत अधिक प्रभावी बन पड़ेगी। इसलिए ये क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक है। एक और क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि वो रियलिस्टिक हो, यथार्थवादी हो, वो भावना में बहने वाला न हो, वो भावनात्मक भाव प्रधान व्यक्ति न हो, वो व्यावहारिक व्यक्ति हो और सत्य से भागने वाला ना हो। जब वो रियलिस्टिक होगा तो अपने परिणामों को रियलिस्टिक ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा, उसमें कोई लाग लपेट भावना की नहीं होगी और कहीं कोई इस तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं होगा। और सही रिपोर्ट, सही बात, सही चीजें सभी की पसंद होती हैं अंततः, और इसीलिए आवश्यक है कि वह यथार्थवादी हो, रियलिस्टिक हो। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो मैं समझता हूं कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च कर चुके हैं और जो लोग सामान्य रूप से भी व्यवहार करते हैं, जो सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह है क्षमता को उत्कृष्टता में बदलने को तत्पर, विलिंग टू ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू एक्सीलेंस। जो हमारी क्षमता है उसे हम सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाएं और उसे हम उत्कृष्टता में बदलने का प्रयास करें। जब हम उसे उत्कृष्टता का बदलने का प्रयास करेंगे उत्कृष्टता में, तो यह हमारे रिपोर्ट लेखन में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एक बार रिपोर्ट लिख ली, पब्लिश हो गई, लोगों के हाथ में आ गई, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता, फिर हम उसमें कोई चीज नहीं कर सकते, फिर हम किसी से कहें काश ये हमने किया होता, तो ये सब फालतू की बात है। और रिपोर्ट लेखन में ध्यान रखना है कि हमें काश जैसे शब्दों का, यदि शब्दों का या ऐसे शब्द जो कि शंकात्मक हैं उनका इस्तेमाल करते ही नहीं करना है, क्योंकि हम फाइनल रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्षमता को उत्कृष्टता में बदलने को हमें तत्पर रहना है, विलिंग टू ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू एक्सीलेंस। अब ये सारा कार्य करने के बाद हमारी रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाती है और रिपोर्ट के तैयार होने में फिर भी हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। शोध रिपोर्ट हेतु सावधानियां, प्रिकॉशंस फॉर द रिसर्च रिपोर्ट। तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, आइए थोड़ा सा इस पर और विचार कर लेते हैं। इससे हमारी जो रिपोर्ट लेखन है वह और अधिक प्रभावी हो जाएगा और प्रभावी होने के बाद वो लोगों के अधिक काम में आएगा। और यही तो उद्देश्य है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित कर सके हमारा शोध। और इसलिए आइए हम विचार कर लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रारूप से बंध कर कार्य किया जाता है और विविध मानकों का भी ध्यान रखा जाता है, फिर भी रिसर्च रिपोर्ट को अधिक प्रभावी बनाने हेतु जो सावधानियां अपेक्षित हैं उन पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। और उसमें पहली बात है शोध रिपोर्ट के आकार का निर्धारण। डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, हमें साइज का निर्धारण करना है। बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, हमारी बातें छूटे भी ना और हमारी समस्त बातों का सार उसमें आ जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी शोध रिपोर्ट के आकार का निर्धारण करना है। हमें किसी और की देख करके उसका निर्धारण नहीं करना है तो उसने इतने पृष्ठ की लिखी तो हम भी इतने पृष्ठ की लिखें। हर शीर्षक का आशय अलग होता है, हर शीर्षक पर कार्य करने का अंदाज अलग होता है और उसमें आने वाले सार का विवेचन अलग तरह से किया जाता है। और जो शोध कार्य कर रहा होता है उसके दिमाग में सारी बातें होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि शोध रिपोर्ट के आकार का हम निर्धारण कर लें और उसका एक कच्चा ढांचा बना लें
कि इसमें इतना इतना समझ आएगा, इतना इतना प्रश्न जाएगा, तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे रिपोर्ट का साइज ये होगा और ये सारी की सारी ऐसी होगी जिसमें कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा। अगली बात, रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग। हमें इसे नीरस नहीं बनाना है, डल नहीं बनाना है कि उसे देखते ही किसी का मन न करे पढ़ने का, ऐसा नहीं बनाना है। हमें उसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे उसमें सुरुचि जागृत रहे और ये रुचि अंत तक बनी रहे। जिस तरह से आज के तमाम विचारक या जो वीडियो मेकर हैं या जो बनाते हैं वीडियो, वो ये कहते हैं कि भाई इसको पूरा देखिए, कहने की आवश्यकता न रहे, इतनी रुचिपूर्ण हो कि अपने आप ही उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए वह समाज तत्पर हो जिसके लिए वो बनाया गया है। अगली बात, चार्ट, ग्राफ और तालिकाओं का सम्यक प्रयोग, जुडियस यूज ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स। हम इसका इस्तेमाल करें, समझाने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। कई बार चित्र इतना अधिक बोलते हैं जितना कि शब्द नहीं बोल पाते, इसलिए इनके माध्यम से प्रस्तुति हो और प्रभावशाली प्रस्तुति हो। साफ साफ लिखा जाए कि यह इससे संबंधित है, यह चार्ट इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, इस टेबल को ये प्रदर्शित कर रहा है, इससे आने वाले इस परिणाम को ये प्रदर्शित करता है, और ये इस तरह से इस वजह से ग्राफ बना हुआ है, और इस तरह से ये तालिका है, इस तालिका का इसके आधार पर ही इसका निर्माण किया गया है। यह अनावश्यक नहीं है, यह सीमाओं का अतिक्रमण नहीं है, यह केवल उसको सजाने के लिए नहीं है, बल्कि बेहद आवश्यक है। अगली बात, मौलिकता व तार्किक विश्लेषण, ओरिजिनलिटी एंड लॉजिकल एनालिसिस। हमारा वो सब कुछ जो कुछ भी हमने किया है वो पूरी तरह से मौलिक हो, चुराया हुआ न हो। उसमें कहीं भी कुछ अगर हम जोड़ेंगे तो वो इस तरह से महसूस होगा जैसे कि टाट में लगा हुआ पैबंद अलग दिखाई पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी तरह से मौलिकता का ध्यान रखें। और आप समझिए, जब हम शोध कार्य खुद करते हैं तो उसका एक आनंद ही अलग है और उस आनंद की व्याख्या नहीं की जाती और की भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें हमारा पूरा श्रम लगा होता है, पूरा पसीना लगा होता है, दिन रात की मेहनत लगी होती है। कई बार मान लीजिए हम लेकर के गए हैं, अपने टूल्स को भरवाने के लिए गए हैं, अचानक वहाँ पानी बरस गया, अब ऐसी स्थिति नहीं है कि भरवा जा सकता है, तो हमें असफल होकर के लौटना पड़ता है। कई बार हमारी पूरी यात्रा विफल हो जाती है, कई बार डाटा कलेक्शन नहीं हो पाता है, और बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें हमने इस तरह गुजारी होती हैं जो कि अनावश्यक जाती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के हमें चूंकि सारे का सार लिखना है और इस बात चूक न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अगली बात, शुद्ध व सम्यक प्रारूप, करेक्ट एंड प्रॉपर फॉर्मेट में ही उसको लिखना है जो विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है या फिर हमारे बहुत अधिक संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर तय हुआ है। अगली बात, परामर्शित स्रोतों की स्पष्ट ग्रंथ सूची, क्लियर बिब्लियोग्राफी ऑफ सोर्सेस कंसल्टेड। ये बहुत आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए भी है कि आने वाले जो शोधार्थी हैं उनके लिए दिशा का निर्धारण भी ये करता है कि ये इन सोर्सेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से आप मैटर कलेक्ट करेंगे, कहाँ से आपको इस संबंध में जानकारी मिलेगी, वो सारे का सारा उस बिब्लियोग्राफी को जब हम स्पष्ट रूप से दे देंगे तो ये वही हो जाएगा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपना तो कार्य हमने कर ही लिया, लेकिन केवल अपने लिए जीना थोड़ा ही है, जीना तो उसी का जीना है औरों के लिए जो जीता है। और हमारा जो उद्घोष है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम, इन सबको शामिल करती है यह, और इसीलिए परामर्शित स्रोतों की स्पष्ट ग्रंथ सूची का होना आवश्यक है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमें सावधानी रखनी है वह यह है कि परिशिष्ट का सूचीकरण, लिस्टिंग ऑफ अपेंडिक्स, ये बहुत जरूरी है और इसे हम क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से, तार्किक रूप से इस तरह से देंगे जिससे कि अपेंडिक्स को देखकर ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाए। एक और बात, विश्वसनीयता या विश्वसनीय, रिलायबिलिटी का गुण हो उस रिपोर्ट में, लोग उसको पढ़ते ही ये महसूस करें कि हाँ ये पूरी तरह से सच से जुड़ी हुई है, इसमें कहीं भी कुछ भी अनावश्यक नहीं जोड़ा गया है। और इस तरह से आपका रिपोर्ट लेखन सार्थक हो जाएगा अगर हम इस सावधानी को रखेंगे। अगली बात, जटिलताओं से मुक्ति, फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। इसमें ऐसे कठिन शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं जो आपकी विद्वता को प्रचार करें, जो आपके पांडित्य को प्रदर्शित करें, बल्कि हमें उस स्तर पर उतर जाना है जिन लोगों के लिए वह रिपोर्ट लिखी जा रही है। और जब हम उस स्तर पर उतर करके उस रिपोर्ट को लिखेंगे तो उनके लिए वह रिपोर्ट जो है ग्राह्य हो जाएगी, वह बोधगम्य हो जाएगी और उसका पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। इसलिए हमें जटिलताओं से मुक्त रहना है, भारी भरकम शब्दों से मुक्त रहना है, हमें तमाम तरह की कॉम्प्लेक्सिटी से मुक्त रहना है,
और जब हम इन कॉम्प्लिकेशन से मुक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से सरल, प्रवाहमय, बोधगम्य हमारी रिपोर्ट बनेगी। अगली बात जो हमें बहुत ध्यान रखनी है कि सारा कुछ तो हम कर देते हैं, लेकिन टाइप करने वाला तो कोई और है, इसलिए आकर्षक, स्पष्ट, स्वच्छ मुद्रण हो, इसका हमें ध्यान रखना है। अट्रैक्टिव, क्लियर, क्लीन एंड प्रिंटिंग करानी है। साथ साथ उसमें सारे जो दुरूह शब्द हैं उनकी हम उसमें अर्थ भी दें, आशय दें। जो बहुत कठिन शब्द हैं उनसे हम बचने का प्रयास करें, उनकी जगह सरल, बोधगम्य शब्द लगाएं। तो ये कुछ अगर हम सावधानियां रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली बन पड़ेगी हमारी रिपोर्ट। और अंत में यह कहना तर्कसंगत होगा कि बदलते परिवेश के साथ नित्य प्रति परिवर्तनों का दौर जारी है, इसलिए हमें वक्त के साथ कदम ताल करना है और समय के साथ नवीनतम परिवर्तित रिपोर्ट लेखन के साथ तालमेल बैठाना होगा। क्योंकि वक्त जिस गति से चल रहा है उस गति से बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट लेखन का स्वरूप भी बदलेगा और इसके प्रारूप में जिन परिवर्तनों की आवश्यकता होगी, जो अपेक्षित होंगे, उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम शोध की दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखें, उसके साथ साथ हम कदम ताल करें, तभी हमारा रिपोर्ट राइटिंग प्रभावी होगी। आप ये समझिए बहुत सारे लोगों का तो जरिया ही है रिपोर्ट राइटिंग। तो इस तरह से हमें प्रयास करना है कि हम रिपोर्ट राइटिंग को प्रभावी और प्रभावी और प्रभावी बनाते हुए चलें। आप सभी को रिपोर्ट लेखन के व्यवस्थित अंदाज के लिए, और आप इसे सीखेंगे, जीवन में उतारेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी के जाने के बाद यह दायित्व तो आपका होगा। रिपोर्ट लेखन जितना उम्दा होगा उतनी ही बोधगम्यता होगी, उतनी ही समाज के बीच संदेश क्लियर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन आचार्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।